नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की क्लास नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी और आज से हमारी क्लासेस वापस कंटिन्यू कर दी गई है और ये रोजाना कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। और अब हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारी पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी है थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट और सेकंड, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पिछली 2 क्लासेस जरूर देखिए। तो दोस्तों लास्ट क्लासों में अपन ने पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स के बेसिक के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में दोस्तों अपन ने पढ़ा था। और दोस्तों हमने उनके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ओपन सिस्टम के एग्जांपल क्या है, क्लोज सिस्टम के एग्जांपल क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल क्या है। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी स्टेट के बारे में कि स्टेट किसे कहते हैं, और स्टेट के बाद दोस्तों हमने बात की थी प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस किसे कहा जाता है। और दोस्तों हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी के बारे में, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों हमने लास्ट क्लासों में डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा रहेंगे तभी क्लासेस लेने में मजा आएगा, तभी ये क्लास आगे बढ़ पाएगी दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस लिंक को, क्लासेस के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो दोस्तों हमने सबसे पहले तो लास्ट क्लास में बात की थी कि प्रोसेस किसे कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ये एक हमारे पास कर्व है पीवी कर्व, जिसमें हमने y एक्सिस पे प्रेशर को लिया है और x एक्सिस पे वॉल्यूम के लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कर्व आ रहा है स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक, और यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है दोस्तों वह है V1 और प्रेशर है P1, और यहाँ पे वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है P2। तो दोस्तों यहाँ पे पहले x के कोऑर्डिनेट आएंगे, और x एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है, तो पहले वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट आएंगे और बाद में y एक्सिस के कोऑर्डिनेट आएंगे। y एक्सिस से प्रेशर है तो बाद में प्रेशर के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यहाँ पे गलती मत करना कि एक तो आप प्रेशर पहले लिख दो और वॉल्यूम बाद में लिख दो, यहाँ पहले वॉल्यूम आएगा बाद में प्रेशर आएगा। अब दोस्तों अपन ने लास्ट क्लास में बात किया था कि कोई भी गैस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक आ रही है, तो क्या करेगी, जब ये अपने आप आ रही है हाई स्टेज से कहां जा रही है, लो स्टेज पे जा रही है, तो गैस को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी, हीट को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। और हीट को रिजेक्ट करेगी दोस्तों तो हीट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये रिजेक्ट कर रही है। कौन से प्रोसेस के दौरान, 1 से 2 के दौरान। तो दोस्तों स्टेट में चेंजेस आ रहा है, जो गैस है वह स्टेट 1 से कहां जा रही है, स्टेट 2 पे जा रही है। किसके अकॉर्डिंग, इस पाथ के अकॉर्डिंग, इस पथ के अकॉर्डिंग। तो इसे बोलेंगे दोस्तों प्रोसेस। इसे क्या बोलेंगे अपन, प्रोसेस। ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। और दोस्तों स्टेट, स्टेट क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज यानी उस पॉइंट पर प्रेशर क्या है सिस्टम का, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, स्टेट से। तो ये स्टेट 1 पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज है और ये स्टेट 2 पर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है दोस्तों, मान लो कोई गैस प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आई, इस प्रोसेस के दौरान, कौन से प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस 1 से 2। अब दोस्तों ये गैस यदि वापस 2 से कहां चल जाए, स्टेट 2 से स्टेट 1 पर चली जाए और सिस्टम पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना डाले, तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वह कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार और बताता हूं, यदि गैस जो पहले प्रोसेस 1 से 2 तक एक्सपेंड हुई थी, वही गैस यदि प्रोसेस 2 से वापस कहां चली जाए, प्रोसेस 1 पर चली जाए, स्टेट 1 पर चली जाए, यदि वह सिस्टम पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना डाले, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कौन सा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी किसकी, रिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक एग्जांपल से और समझते हैं कि किस प्रकार से ये सिस्टम पर इफेक्ट नहीं डालती है। इधर मान लिया दोस्तों अपन ने बात करते हैं, एक तरफ लिख दिया
प्रोसेस को। ठीक है दोस्तों, तो प्रोसेस 1 से 2 की अपन बात करते हैं। जब दोस्तों गैस 1 से 2 तक एक्सपेंड हुई तो इसने क्या की, हीट का रिजेक्ट किया। हीट रिजेक्ट करी, मान लो वह 30 किलो जूल हीट रिजेक्ट करी। कितनी हीट रिजेक्ट करी, 30 किलो जूल हीट रिजेक्ट करी। किसने रिजेक्ट करी है, सिस्टम में रिजेक्ट करी। किसमें रिजेक्ट करी, सिस्टम में। और ये गैस जो रिजेक्ट हुई वह कहाँ गई, वह गैस गई कहाँ पे, हीट कहाँ पे गई, वह सराउंडिंग में गई। सराउंडिंग में गई, जब हीट गई तो सराउंडिंग को हीट मिली, तो वहां पे हीट मान ली अपन ने कितनी मिली, प्लस के 30 किलो जूल मिली। ठीक है दोस्तों, कौन सा प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस 1 से 2 के दौरान। प्रोसेस 1 से 2 के दौरान जब गैस यहां से यहां तक एक्सपेंड हुई, फ्रीली रूप से हुई, तो उसने हीट को रिजेक्ट किया, और जो हीट को रिजेक्ट किया वह सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट किया, तो -30 किलो जूल यानी रिलीज हुई, यहां से निकली और निकल कर किसके पास गई, निकल के पास गई सराउंडिंग के पास। तो सराउंडिंग के पास गई, सराउंडिंग को हीट प्राप्त हुई, तो वहां पे क्या गया, +30 किलो जूल। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अपन बात करते हैं प्रोसेस 2 से 1 की। अब दोस्तों प्रोसेस 2 से 1 के बीच में ये अपने आप चली जाएगी क्या, हाई स्टेज से लो स्टेज पे तो अपने आप आ गई हीट, लेकिन ये हीट जो गैस है, ये गैस स्टेट 2 से स्टेट 1 पर अपने आप नहीं जाएगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपन को सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा, और वर्क अपन को करना पड़ेगा तो मतलब इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट देनी पड़ेगी तो +30 किलो जूल हीट इसके पास, इसको अपन ने दे दी। अब दोस्तों हीट तो अपन ने इसको दे दी, वो हीट कहां से दी, कहां से निकाली, वो हीट दी दोस्तों सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग में से हीट क्या होगी, कम होगी, कम होगी, तो यहाँ पे सराउंडिंग में क्या गया, माइनस का 30 किलो जूल। अब दोस्तों यहाँ पे नेट हीट की अपन ने बात करी, तो नेट हीट यहाँ पे कितनी होगी, -30 + 30 0, और +30 - 30 0। तो दोस्तों इस केस में सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और गैस कहां से कहां तक एक्सपेंड होगी, प्रोसेस 2 से 1 पर। तो दोस्तों इस प्रकार अपन इस रिवर्सिबल प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर गैस जिस प्रोसेस से आई थी उसी प्रोसेस से वापस चली जाए और सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, तो अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, जिसको यहाँ पे स्लैश लगा के प्रॉपर्टी भी अपन लिख सकते हैं। किस प्रकार से प्रॉपर्टी लिख सकते हैं उसको भी अब समझेंगे। और एक तरफ अपन लिखते हैं पाथ फंक्शन। दोस्तों इस स्टेट को अपन मान लेते हैं इनिशियल स्टेट। क्या मान लेते हैं, इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था, और इसको मान लेते हैं दोस्तों अपन फाइनल स्टेट। अब दोस्तों अपन बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 के बारे में। 1 से 2 के बारे में अपन ने बात करी दोस्तों, तो अपन कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1 है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है। तो दोस्तों जो इसकी प्रॉपर्टी है ये किस पर डिपेंड कर रही है, पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अपन वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अपन प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। ये थोड़ी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस का वॉल्यूम कितना है, इस प्रोसेस का प्रेशर कितना है, कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई इस प्रेशर पे वॉल्यूम ये है, ये V1 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे प्रेशर ये P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, इस पॉइंट तक प्रेशर वॉल्यूम जो है वो V2 है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो प्रेशर वो वॉल्यूम है ये पॉइंट पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो ऑल प्रॉपर्टीज दोस्तों, जैसे प्रेशर हुआ, P टेम्परेचर हुआ, T वॉल्यूम हुआ, V, ये सारी क्या है दोस्तों एक पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है, पॉइंट पे डिपेंड करती है। अतः अपन कह सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हम अपन ये करते हैं दोस्तों, प्रोसेस 1 से 2 की अपन बात करें तो प्रोसेस 1 से 2 में प्रेशर चेंजेस कितना आएगा, प्रेशर चेंजेस होता है फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना है, P2,
और इनिशियल प्रेशर कितना है P1, तो P2 माइनस P1 क्या हो गया, प्रोसेस 1 से 2 के दौरान प्रेशर चेंजेस हो गया। अब दोस्तों अपन बात करें प्रोसेस 2 से 1 में, और इसमें भी प्रेशर चेंजेस की अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें प्रेशर चेंजेस क्या होगा, 2 से 1 में फाइनल स्टेट क्या होगी, अब फाइनल स्टेट ये होगी क्योंकि 2 से कहां जा रहे, 1 में जा रहे, तो फाइनल स्टेज का प्रेशर हो गया यहाँ पे P1 और स्टार्टिंग का क्या हो गया P2। तो यहाँ पे प्रेशर चेंजेस आया अपने पास P1 माइनस P2। अब दोस्तों इन दोनों प्रोसेस के प्रेशर चेंजेस को अपन ऐड कर दें, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो P2 माइनस P1 प्लस P1 माइनस P2, तो दोस्तों ये कट गया, कट के क्या गया, जीरो। नेट इफेक्ट क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे जीरो आ गया प्रोसेस 1 से 2 के दौरान और प्रोसेस 2 से 1 के दौरान। इसको एक डायग्राम से अपन और समझते हैं। मान लो दोस्तों ये पीवी डायग्राम अपने पास है, ये प्रोसेस 1 से 2, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये प्रोसेस 1 से 2 और मान लो ये वाला प्रोसेस 2 से 1। अब दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर चेंजेस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इस वाले प्रोसेस को यहाँ 1 से 2 अपना है और 2 से कहाँ चल गए, वापस 1 चल गए, तो इस साइकिल क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। और दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस के लिए प्रेशर चेंजेस क्या आया, जीरो आया। इसी प्रकार दोस्तों अपन टेम्परेचर में चेंजेस निकालेंगे डेल्टा टी, तो वह भी जीरो आएगा। वॉल्यूम में चेंजेस निकालेंगे डेल्टा वी, तो वह भी जीरो आएगा। किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और दोस्तों इसी को बोलते हैं अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल के अंतर्गत होती है, जो कि पॉइंट फंक्शन होती है। तो क्या कह सकते हैं अपन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में होती है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है दोस्तों जो साइक्लिक इंटीग्रल है किसका, वेरिएबल का। किसका, वेरिएबल का। ये इक्वल टू होता है किसके, जीरो के बराबर। अब वेरिएबल दोस्तों क्या क्या होते हैं, वेरिएबल वॉल्यूम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है और प्रेशर भी हो सकता है। अतः अपन कह सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल dv बराबर जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल dt बराबर जीरो और साइक्लिक इंटीग्रल dp बराबर जीरो। ये दोस्तों यहाँ पे ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इंटीग्रेशन के साइन पे, इसका मतलब है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके लिए प्रेशर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, टेम्परेचर चेंजेस इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और ये किसके लिए रहेगा, पॉइंट फंक्शन के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं जो पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम कर्व जो होता है, इस कर्व का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है। मान लो दोस्तों ये प्रोसेस है 1 से 2, ठीक है दोस्तों। तो इस कर्व का एरिया क्या रहेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो इस कर्व का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, वर्क को। यानी दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीवी डायग्राम का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी जगह में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है किसे रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब का कंप्लीट नोट्स आपको स्टडी जोन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इस क्लास के नोट्स में स्टडी जोन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इन नोट्स को स्टडी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहां से आपको टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद वहां पे सर्च करना है स्टडी जोन क्लासेस। तो वहां पर आपको अपना चैनल नजर आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। तो वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो वर्क की बात होगी कि पीवी डायग्राम कर्व का जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार दोस्तों एक डायग्राम होता है टीएस डायग्राम। कौन सा डायग्राम, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम।
दोस्तों एंट्रोपी के बारे में अपन कुछ दिनों में पढ़ेंगे, 1-2 क्लासेस के बाद, कि एंट्रोपी क्या होती है। अभी आप याद रख लो कि टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम का जो एरिया होता है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, हीट को। जो प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्क को। और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हीट को। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो वर्क है और जो हीट है वो कौन से फंक्शन है, तो पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये आपने पास प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, पीवी डायग्राम है, वही प्रोसेस 1 से 2। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक प्रोसेस तो ये है 1 से 2, एक प्रोसेस 1 से 2 वाला ही ये है। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रोसेस है 1 से 2। अब दोस्तों अभी हमने बात करी थी प्रेशर चेंजेस की, टेम्परेचर चेंजेस की, वॉल्यूम चेंजेस की। दोस्तों अपन यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है। लेकिन दोस्तों जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि गैस यहाँ से यहाँ तक आई तो उसने हीट रिजेक्ट करी, यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने हीट गेन करी। अब दोस्तों अपन जब इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या आता है, वर्क आता है। अब ये एरिया दोस्तों पूरे का आया नहीं आया, इस पूरे पाथ से निकला है एरिया, पर्टिकुलर पॉइंट से निकला है क्या, इस पॉइंट से एरिया निकला है क्या, पूरे पाथ का एरिया निकाला है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया। और एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों वर्क को। तो वर्क क्या हुआ, वर्क एट पाथ फंक्शन हुआ, वर्क क्या हुआ, पाथ फंक्शन हुआ। इसी प्रकार दोस्तों टीएस डायग्राम का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हीट को। तो वो भी कौन सा फंक्शन हुआ, पाथ फंक्शन हुआ। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कि जो वर्क है और जो हीट है ये क्या है, एक पाथ फंक्शन है। कौन से फंक्शन है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करेंगे। अब दोस्तों पॉइंट फंक्शन जो प्रॉपर्टी थी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि साइक्लिक इंटीग्रल वेरिएबल इक्वल टू क्या आया था, 0 आया था। लेकिन दोस्तों जो पाथ फंक्शन है वर्क और हीट, इनके लिए साइक्लिक इंटीग्रल इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। अब दोस्तों ये 0 क्यों नहीं आएगा, उसको अपन समझते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल वर्क इक्वल टू 0 क्यों नहीं हुआ और हीट इक्वल टू 0 क्यों नहीं हुआ, इसको अपन समझते हैं दोस्तों। मान लो दोस्तों ये अपने पास पीवी डायग्राम है, एक प्रोसेस 1 से 2 ये वाला, एक प्रोसेस 1 से 2, 2 से 1 ये वाला। अब दोस्तों 1 से 2 वाले प्रोसेस का एरिया क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। और 2 से 1 वाले प्रोसेस का एरिया क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। अब दोस्तों नेट एरिया क्या रहेगा, इस बड़े वाले एरिया में से ये छोटा वाला एरिया घटा देंगे अपन, तो ये वाला एरिया मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो दोस्तों ये क्या है, अपना नेटवर्क है, ये नेटवर्क 0 आ रहा है क्या, नेटवर्क दोनों प्रोसेस को मिला के 1 से 2 और 2 से 1 दोनों को मिला के 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जबकि वहां पे प्रॉपर्टीज में चेंज इन प्रेशर 1 से 2 और 2 से 1 में क्या आया था, 0 आया था। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा। इसी प्रकार दोस्तों हीट भी हमें नेट हीट 0 प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल वर्क इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और हीट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो वर्क है वो हीट है, वो पाथ फंक्शन कैसे है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं दोस्तों। मान लो दोस्तों ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन मूव कर रहा है, ये अभी इनिशियल पोजीशन ये है इसकी। कुछ समय बाद अपन ने क्या किया, इस पिस्टन को मूव कराया, पिस्टन को मूव कराया, अभी गैस यहाँ पे भरी हुई है इसमें। अब अपन ने पिस्टन को मूव कराया तो पिस्टन यहाँ आ गया,
ये पिस्टन की फाइनल पोजीशन होगी, तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंडन होगा। पहले गैस यहाँ थी, अब गैस यहाँ तक भरी रहेगी। तो दोस्तों क्या हुआ, ये गैस अपने आप चल गया, ये पिस्टन अपने आप चल गया। वॉल्यूम को एक्सपेंड होने के लिए जो स्पेस मिला वो अपने आप थोड़ी मिला, अपन ने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन को डिस्प्लेसमेंट करवाया। और डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ पिस्टन का, जब हमने कोई फोर्स लगाया। और दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है। यानी दोस्तों अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। किस किस लिए, डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ना होता तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होता क्या, ना होता, ना होता। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी वर्क प्रोड्यूस हुआ। इसलिए इस पूरे पाथ पे, इस पूरे प्रोसेस पे डिपेंड करेगा क्या, वर्क। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो वर्क है वह पूरे प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, पूरे पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो वर्क है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई में बहुत सी बार आ चुका है, आरएसएम एसएसबी जेईई में भी आ चुका है कि जो वर्क है और जो हीट है वो कौन से फंक्शन है। तो वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कौन से फंक्शन है, वो पॉइंट फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात होगी अपनी किसकी, पॉइंट फंक्शन की और पाथ फंक्शन की, कि ये जितनी भी प्रॉपर्टियां होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, और इनके लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल में होती है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में नहीं होते हैं, इनके लिए साइक्लिक इंटीग्रल वर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, साइक्लिक इंटीग्रल हीट इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। वर्क और हीट पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये पाथ फंक्शन है। और यहाँ पर ये क्या देगा, नेट वर्क देगा, इसलिए जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम अगले टॉपिक की। तो अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले टॉपिक के बारे में। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोट है, उस पहले उस नोट को डिस्कस कर लेते हैं अपन। दोस्तों ये मान लो अपने पास वही पीवी डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों। ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए पीवी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दोस्तों अपने पास पीवी डायग्राम है, ये प्रोसेस 1 से 2 है। अब दोस्तों ये प्रोसेस जो 1 से 2 है, ये एक प्रोसेस और लेता हूं मैं यहाँ से, ये भी 1 से 2 है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे मैं सी मान लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो वर्क है प्रोसेस 1 से 2 के लिए, वो ये वाला वर्क रहेगा या ये वाला वर्क रहेगा। अपन बता सकते हैं क्या, 1 और 2 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं क्या वर्क को, क्योंकि दोस्तों वर्क को 1 से 2 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा कि ये इस वाले कर्व का एरिया अपन लेंगे या इस वाले कर्व का एरिया अपन लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से कर्व का एरिया अपन लेंगे 1 से 2 में। तो 1 से 2 नहीं लिख सकते इसे, क्योंकि पाथ क्या है, अलग अलग है। तो दोस्तों अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक तो प्रोसेस लिखना पड़ेगा 1B2, 1B2, इसके लिए अलग वर्क रहेगा। और एक वर्क कौन से प्रोसेस के लिए, 1C2, इसके लिए अलग वर्क रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से भी डिफाइन हो रहा है कि जो वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। जबकि दोस्तों वहां पे प्रॉपर्टी के लिए अपन इस वाले प्रोसेस के लिए भी कोऑर्डिनेट यही रहेंगे, v1, p1, v2, p2। और दोस्तों इस वाले प्रोसेस के लिए भी इनके कोऑर्डिनेट तो यही रहेंगे, या तो इस वाले प्रोसेस की अपन बात करें, इस वाले प्रोसेस की अपन बात करें, तब भी इन पॉइंट पे वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। तो यहाँ से भी डिफाइन हो रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक प्रॉपर्टी है, एक पॉइंट फंक्शन है, और जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या है, पाथ फंक्शन है। इस वाले कर्व का एरिया ये होगा, इसका वर्क ये होगा, और इस वाले का ये वाला होगा। ये तो बड़े वाले का एरिया और ये वाला छोटे वाले का एरिया। तो दोस्तों यहाँ से भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो वर्क है और हीट है वो क्या है, पाथ फंक्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चेंज इन प्रेशर रहेगा उसे अपन डीपी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को डीवी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को अपन डीटी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों
वर्क को dW और हीट को dH नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। पाथ पे डिपेंड करते हैं तो यहाँ पे एक ये ऐसा चिन्ह अपन को बनाना पड़ेगा, एक कट इस डी पे लगाना पड़ेगा। डी पे कट क्यों लगाया? क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है, जबकि प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट पे डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पे अपन सिंगल डी नहीं लिख सकते, क्या लगाएंगे? कट लगाएंगे। आज दिन तक अपन ने DWDH में कट तो लगाया, लेकिन इसका रीजन अपन को समझ में नहीं आया था कि कट क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों आज आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस कारण से यहाँ क्या लगता है? कट लगता है, जबकि और में कट नहीं लगता है। तो दोस्तों यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद अपन बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। और अगला टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों वह है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों उष्मागतिका का जो शून्यांकी नियम है, जीरोथ लॉ है, वो क्या कहता है कि दोस्तों दो बॉडी अपने पास हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। यह दोस्तों दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब दोस्तों इसका टेम्परेचर मान लो 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर भी कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। यानी दोस्तों इन दोनों का टेम्परेचर क्या है? TA है बराबर TB। तो ये किस में है? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है दोस्तों, और यदि बॉडी बी जो है वह थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? बॉडी सी के साथ, और इसका टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेल्सियस और इसका भी 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी TB बराबर है TC के। तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का नियम ये कहता है यदि ये दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बॉडी ए और बॉडी सी ये दोनों भी आपस में क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो दोस्तों ये बच्चों वाला नियम है, ये भी कोई नियम है क्या? ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे? बराबर होंगे। और दोस्तों यही क्या है? उष्मागतिकी का जीरोथ लॉ। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम है थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, और जो जीरोथ लॉ है, इसमें पहले कौन सा नियम आया था? तो दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट नियम है वो पहले मैदान में आया था, उसके बाद जीरोथ लॉ को डिफाइन किया गया था। इसलिए इसको, और जबकि ये बेसिक रूल है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ, इसलिए इस रूल को थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट रूल के पहले यूज किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि बेसिक लॉ है तो सेकंड पे नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे? इसके पहले लिखेंगे, और एक के पहले क्या आता है? जीरो, इसलिए इसे बोला गया है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था थर्मोडायनेमिक्स का शून्यांकी नियम। दोस्तों अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, तभी उस सिस्टम को अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर कह सकते हैं। और वह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम था, और यह थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसमें केवल टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी किसकी? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की। तो अब हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है गिब्स फेज रूल। कौन सा रूल है? गिब्स फेज रूल। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है गिब्स फेज रूल। तो दोस्तों गिब्स फेज रूल कुछ ही नहीं है, एक इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को अपन गिब्स फेज रूल कहते हैं। इक्वेशन है दोस्तों P प्लस एफ बराबर C प्लस 2। और दोस्तों जो P है वह है नंबर ऑफ फेज। क्या है? नंबर ऑफ फेज। फेज क्या होती है दोस्तों? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो F है दोस्तों वह है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और C है दोस्तों कंपोजिशन। C क्या है? कंपोजिशन। अब दोस्तों ये फेज तो आप समझते हैं कि फेज सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। कंपोजिशन दोस्तों मान लो H2 है, जल है, तो जल क्या है? एक कंपोजिशन है। अगर मान लो H2 के साथ हमने नाइट्रोजन मिला दी, तो यहाँ पे कंपोजिशन क्या हो गए? दो हो गए, एक तो जल लिक्विड और एक गैस, तो यहाँ पे दो कंपोजिशन हो गए, इसे बोलते हैं अपन कंपोजिशन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की।
डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है दोस्तों? अभी मान लो दोस्तों हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है। एंथैल्पी एंट्रोपी के बारे में डिस्कस अपन आगे की क्लासों में करेंगे दोस्तों। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? ये 5 प्रॉपर्टी है। अब दोस्तों मान लो 5 प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, और मान लो मैं कह दूं कि मेरे को तो दो ही वैल्यू चाहिए, पी की और वी की, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू ही मेरे को चाहिए, बाकी सारी वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर दूंगा। तो दोस्तों सारी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को मिनिमम दो प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए, केवल पी और वी की। तो दो क्या हो गया दोस्तों? इस सिस्टम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। इसी प्रकार दोस्तों मान लो दोस्तों मेरे पास मास है और मेरे पास वॉल्यूम है, और मेरे को ज्ञात करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों के द्वारा मैं काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो एम भी मेरे पास है, वी भी मेरे पास है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये मास और वेलोसिटी है ये क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमें होती है, उसी को बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो दोस्तों ये अपना है गिब्स फेज रूल। इस गिब्स फेज रूल को कुछ क्वेश्चन से समझते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है हुआ गिब्स फेज रूल के, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर दोस्तों ऑक्सीजन है। कितनी है? ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के लिए अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं? P + F = C + 2। अब दोस्तों बहुत सी बार अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यार C इधर आता था या F इधर आता था। तो दोस्तों उस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन याद रखने की। याद कैसे रखोगे? ऐसे याद रख लेना कि फेस पागल हो गई, फेस क्या होगी? पागल होगी, तो इसके दो चाटे मार दिए। फेस पागल होगी तो इसके दो चाटे मार दिए, C + 2, और इधर क्या आ जाएगा? P + F। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो O2 है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? गैस है। तो यहाँ पे एक ही फेज है, केवल गैस। तो P का मान कितना हो जाएगा? 1। F का मान अपन को ज्ञात करना है। और कंपोजिशन कितना है दोस्तों? यहाँ पे O2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। तो कंपोजिशन कितना है? 1 + 2। तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास कितनी आएगी? 2 आ गई। कितनी आएगी? 2। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। क्या है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अब दोस्तों इसकी बात करें, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन को निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ फेस तो एक ही, दोनों क्या है? गैस है। गैस है तो फेस तो क्या है? एक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन को निकालना है। कंपोजिशन कितना है दोस्तों? यहाँ पे कंपोजिशन 2 आ गया। अब एक तो ऑक्सीजन आ गया और एक नाइट्रोजन आ गया, तो सी का मान कितना हो गया? 2। तो दोस्तों इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 3। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वह एक क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आइस है, बर्फ है, प्लस एक H2O है और एक स्टीम है। अब दोस्तों आइस जो बर्फ होता है ये सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की, और जो H2O है ये लिक्विड फॉर्म होती है वाटर की, और जो स्टीम है ये गैस फॉर्म होती है किसकी? वाटर की। और इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम जानते हैं P + F = C + 2। फेज कितनी है दोस्तों? एक सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो यहाँ फेज कितनी है? 3 + F। कंपोजिशन कितने हैं? कंपोजिशन कितने हैं दोस्तों? आइस, बर्फ, पानी और स्टीम, तीनों एक ही चीज है, बस टेम्परेचर अलग अलग होने पे ये कभी आइस बन जाती है, कभी जल बन जाता है, कभी स्टीम बन जाती है, लेकिन कंपोजिशन तो एक ही है, जल ही तो है, जल से तो बने हैं सब। तो सी का मान कितना है? 1 + 2। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी दोस्तों? 0 आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों मिल जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा? 0। यानी इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। तो ये तीनों फेज किस पे एग्जिस्ट होती है दोस्तों? ये ट्रिपल पॉइंट पे एग्जिस्ट होती है। किस पे? ट्रिपल पॉइंट पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आइस और वाटर और स्टीम है किस पे एग्जिस्ट होती है? ये ट्रिपल पॉइंट पे, त्रिक बिंदु पर एडजस्ट होती है। और बहुत सी बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है, त्रिक पॉइंट होता है, जहां पे तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, उसका प्रेशर कितना होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो दोस्तों ट्रिपल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और ट्रिपल पॉइंट पे दोस्तों जो प्रेशर होता है वो होता है 611.2 पास्कल। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ट्रिपल पॉइंट पे
वाटर के लिए टेम्परेचर कितना होता है और प्रेशर कितना होता है। ये टी मैंने क्यों लगाया है, ट्रिपल पॉइंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों ये बात थी गिब्स फेज रूल की। गिब्स फेज रूल से इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, तभी हमें मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।